एक समय की बात है। ऊंचे पर्वतों की गोद में नीलगिरी नाम का एक शांत और खुशहाल गांव बसा था। यहाँ के लोग अपनी सादगी और भाईचारे के लिए जाने जाते थे। उसी गांव के एक कोने में सोमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोमेश का जीवन संघर्षों की एक लंबी दास्तान था। वो रोज सुबह तड़के उठकर पहाड़ पर जाता, खतरनाक चट्टानों पर चढ़कर दुर्लभ जड़ी बूटियां और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता। शाम को उन्हें पास के शहर में बेचकर जो चंद पैसे मिलते, उसी से उसका और उसकी पत्नी का पेट पलता था। आधी उम्र बीत गई, पर गरीबी का साया उसके पीछे से कभी नहीं हटा। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, सोमेश लकड़ियों का एक बहुत भारी गट्ठर ढोकर पहाड़ से उतरा। थककर उसके पांव कांप रहे थे और गला सूखा जा रहा था। वो गांव के मुहाने पर बनी एक पुरानी जर्जर बावड़ी के पास सुस्ताने लगा। अपनी भटी हुई पोटली से रोटी का एक टुकड़ा निकालने ही वाला था कि तभी वहां अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक तेजस्वी वृद्ध महात्मा प्रकट हुए। उनकी आंखों में गजब की शांति और चेहरे पर दैवीय चमक थी। वत्स, तुम्हारी विपदा के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। मैंने तुम्हारी कठिन मेहनत और निश्चल मन को देखा है। धैर्य रखो, प्रकृति जल्द ही तुम्हें सफलता का एक नया द्वार दिखाएगी। महाराज, आधी उम्र बीत गई इन पत्थरों को तोड़ने और लकड़ियां काटने में। अब इस उम्र में मुझ गरीब के साथ कौन सा चमत्कार होगा? मेरी तो किस्मत ही इन चट्टानों की तरह सख्त है। बस अपनी आंखों और मन को खुला रखना सोमेश। याद रखना, अवसर अक्सर हमारे सामने ही होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। मार्ग तुम्हारे सामने ही है। ये कहते ही महात्मा हवा की तरह ओझल हो गए। सोमेश अवाक रह गया। उसने अपनी आंखें मली। उसे लगा शायद भीषण गर्मी और थकान की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ है। वो सिर झटककर भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम को घर लौटते समय सोमेश ने देखा कि गांव के बाजार में भारी हलचल थी। नूरी बिरयानी नाम के एक नए स्टॉल पर लोगों का भारी हुजूम लगा था। हर कोई उस स्वाद का दीवाना हो गया था। सोमेश के पास बिरयानी खरीदने के पैसे तो थे नहीं, पर उस महक ने उसकी भूख बढ़ा दी थी। खाली हाथ घर जाकर उसने अपनी पत्नी रचना से अपने मन की बात कही, जो उस समय चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही थी। रचना, आज शहर के उस नए बिरयानी वाले अनवर के पास इतनी भीड़ थी कि तिल धरने की जगह नहीं थी। दूर दूर तक बिरयानी की खुशबू आ रही थी। बहुत मन था कि तुम्हारे लिए भी एक प्लेट ले आऊं, पर आज का बटुआ बिल्कुल खाली था। कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइए। ईश्वर ने चाहा तो हमारे भी दिन जल्द बदलेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद सोमेश पहाड़ों के एक बिल्कुल अनजाने और सुनसान हिस्से में लकड़ी काट रहा था, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। तभी उसने देखा कि अनवर, वही बिरयानी वाला, चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए एक काली विशाल गुफा से बाहर निकल रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था जो काफी भारी लग रहा था। सोमेश की उत्सुकता बढ़ गई। ये अनवर इस वीरान गुफा में क्या कर रहा है? लोग तो कहते हैं कि इस गुफा में भूतों का डेरा है, और इस पोटले में ऐसा क्या है जो ये यहाँ से छिपा कर ले जा रहा है? सोमेश ने कुछ देर इंतजार किया। जब अनवर चला गया तो वो जिज्ञासा के वश में होकर धीरे धीरे गुफा के अंदर गया, पर वहां उसे निराशा ही हाथ लगी। गुफा अंधेरी थी और वहां पथरीली दीवारों, चमगादड़ों और खालीपन के सिवाय कुछ नहीं था। वो बहुत उलझन महसूस करने लगा। आखिर अनवर यहाँ क्या करने आया था? ये सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वापस लौटते समय उसे उसका बचपन का मित्र केतन मिला। केतन हमेशा की तरह अपने खिचड़ी कढ़ी का ठेला लगाता था, पर आज वो बहुत हताश और दुख में लग रहा था। क्या बात है मित्र, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अभी तो दोपहर ही हुई है। क्या आज चूल्हा नहीं जला? क्या बताऊं भाई, जब से वो नूरी बिरयानी वाला आया है, मेरा धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। पता नहीं उसके पास कौन सा जादू है। लोग मेरे ठेले को देखते तक नहीं। और उधर साहूकार कलोड़ी मल। तभी वहां अपनी 2 लठैतों के साथ लालची साहूकार कलोड़ी मल आ धमका। अरे ओ केतन, तेरा समय खत्म हो गया है। या तो आज मेरा पूरा मूलधन और ब्याज दे, वरना ये ठेला और जो थोड़ी बहुत जमीन है तेरी, वो मैं जब्त कर लूंगा।
सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए, 8 दिन का समय और दे दीजिए। मेरी पत्नी बीमार है, मैं सब चुका दूंगा। नहीं, 1 मिनट भी नहीं। रुको सेठ जी, इसे 15 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं सुमेश इसकी गारंटी लेता हूँ, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। अच्छा, तू गारंटी लेगा लकड़हारे? ठीक है, 15 दिन, लेकिन याद रखना, अगर पैसा नहीं मिला तो तुम दोनों को मेरे खेतों में उम्र भर मुफ्त गुलामी करनी होगी। इतना कहकर कलोड़ी मल सेठ वहां से चला जाता है। सोमेश, तुमने ये क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। डरो मत केतन, मुझे कुछ समझ आ रहा है। कल सुबह मेरे साथ चलना। अगली सुबह सोमेश उस बिरयानी वाले अनवर के पास पहुंचा और उसने एक प्लेट बिरयानी खरीदी। अनवर घमंडी और रूढ़ था। सोमेश ने जैसे ही पहला निवाला चखा, वो दंग रह गया। स्वाद ऐसा था जैसे कोई दिव्य अमृत हो। सोमेश को तुरंत याद आया कि उसने अनवर को उस गुफा से निकलते देखा था। अनवर भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। सच सच बताओ, क्या ये स्वाद उस जंगल वाली गुफा का है? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें उस गुफा के बारे में कैसे पता? मैंने तुम्हें वहां से निकलते देखा है। अब राज बताओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी बिरयानी में भूतिया स्वाद है। भाई, किसी को बताना मत प्लीज। उस गुफा में एक अदृश्य देवी की आवाज आती है। उसने मुझे एक डिश चुनने को कहा। मैंने बिरयानी चुनी और अब मैं वहां से एक विशेष जगह की थोड़ी सी मिट्टी लाता हूं और उसे मसालों में मिलाता हूं। पर याद रहे, वो आवाज सबको सुनाई नहीं देती। बहुत डरावनी जगह है। सोमेश ने सब समझ लिया। वो केतन को लेकर थर थर कांपते हुए उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और कड़ाके की ठंड थी। केतन बहुत डरा हुआ था। सोमेश, चलो वापस चलते हैं। यहाँ कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है। देवी माता, मैं सोमेश और ये मेरा मित्र केतन मुसीबत में आपके पास आए हैं। तभी गुफा गूंज उठी। एक भयानक और दिव्य आवाज आई। सोमेश, केतन, बताओ तुम्हें कौन सी डिश पसंद है? भाई, ये किसकी आवाज है? ये भूत है। हे दिव्य शक्ति, हम पर कृपा करें। हमें बस अपनी खिचड़ी कढ़ी को सबसे स्वादिष्ट बनाना है। हमारे पास बहुत कम समय है ताकि हम साहूकार का कर्ज उतार सकें और सुखी रह सकें। कृपया हमारी मदद करें। ठीक है सोमेश, जाओ गुफा के पिछले हिस्से से मिट्टी ले जाओ और हर रोज अपनी खिचड़ी में सिर्फ 1 चुटकी मिलाना। पर याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच या बेईमानी आएगी, ये स्वाद जहर बन जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। माता, हम कभी लालच नहीं करेंगे। हमें बस अपनी आजीविका चलानी है। दोनों मित्र डरते डरते वहां से मिट्टी लेकर भागे। अगली सुबह केतन ने अपनी खिचड़ी में वो जादुई मिट्टी की 1 चुटकी मिलाई। जैसे ही पहले ग्राहक ने उसे चखा, वो उसका दीवाना हो गया। ऐसी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई, ये तो स्वर्ग का स्वाद है। देखते ही देखते पूरे गांव और शहर में एक्साइटमेंट फैल गई। केतन के ठेले पर नूरी बिरयानी से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। सोमेश भी अब केतन के साथ ही काम करने लगा और लकड़ियां काटने का काम छोड़ दिया। मात्र 10 दिनों के भीतर ही केतन ने साहूकार कलोड़ी मल का सारा कर्ज चुका दिया। साहूकार का मुंह बन गया। रचना भी बहुत खुश थी। अनवर बिरयानी वाला भी हार मानकर वहां से चला गया, क्योंकि उसकी बिरयानी का स्वाद केतन की खिचड़ी के सामने फीका पड़ गया था। पर सबसे बड़ी बात, सोमेश और केतन ने कभी लालच नहीं किया। उन्होंने कभी भी उस मिट्टी का गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से काम किया। गुफा की उस जादुई मिट्टी और उनकी मेहनत ने उनकी किस्मत बदल दी। आज सोमेश और केतन नीलगिरी गांव के सबसे अमीर पर सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, ईमानदारी और संतोष ही वो जादुई चाबी है जो भाग्य के सबसे बंद दरवाजे भी खोल देती है। अगर आप ईमानदार हैं तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।